गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास है मुगल काल से संबंधित जो हमारी क्लास चल रही थी, कल की क्लास में हमने बाबर के बारे में देखा था कि बाबर जो है कब शासक बनता है, कब भारत पर आक्रमण करता है, कौन कौन से युद्धों में भाग लेता है और उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं जो है वो शासक बनता है। तो आज की क्लास में हम हुमायूं से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक पर जो है बात करेंगे। हुमायूं कब शासक बनता है और यहाँ पे वो कितने वर्षों तक शासन करता है, उसके अलावा कौन कौन से युद्ध जो है हुमायूं के द्वारा किए जाते हैं। बाबर से संबंधित हमारे सभी टॉपिक कल वाली क्लास में कंप्लीट हो गए थे। बाबर जो कि बाबरी मस्जिद को लेकर इन दिनों में काफी चर्चा में है, जहां पे राम मंदिर बनवाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी जो बाबर का एक सेनापति था उसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और उसी वजह से आजकल काफी चर्चा में है। तो उस क्लास को हमने कल जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं कब शासक बनेगा, कौन से युद्धों में भाग लेता है और वहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बन सकते हैं, आपके सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो है 1530 से 1540 तक शासन करता है और उसके बाद जो है 1541 में यहाँ से उसे जाना पड़ता है क्योंकि शेर शाह सूरी के द्वारा उसे हरा दिया जाता है। और उसके बाद में जब वो 1555 में फिर से वापस आता है तो वापस जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और 1556 तक वो यहाँ रहता है और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र अकबर जो है शासक बनता है। तो चलिए बात करते हैं। नाम जो आपको पता है कि कई बार एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं, वास्तविक नाम। हुमायूं का वास्तविक नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। वास्तविक नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता इनके बाबर और माता महाम बेगम। अभी मैंने आपको बताया कि हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था और इनकी माता का नाम था महाम बेगम। वास्तविक नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 6 मार्च 1508 को काबुल में होता है। हुमायूं का जन्म कब होता है? 6 मार्च 1508 को काबुल के अंदर होता है। राज्याभिषेक होता है 30 दिसंबर 1530 को। अगर मैं बात करूं राज्याभिषेक की तो 26 दिसंबर, तब 26 दिसंबर 1530 को किसकी मृत्यु हो जाती है? 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है। किसकी? बाबर की मृत्यु होती है। और उसके 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को क्या होता है? हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। कहां पे होगा? तो ये आगरा में होता है। हम देखते हैं कि बाबर जो है अपना शासन कहां से करता है, अपनी राजधानी किसे बनाता है? दिल्ली को। लेकिन उसके बाद में हुमायूं का राज्याभिषेक कहां पे हो रहा है? आगरा में। और हुमायूं और उसके बाद अकबर जो है कहां से शासन करते हैं? आगरा से ही, और आगरा को अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हुमायूं है उसके कितने भाई बहन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। कामरान, अस्करी और हिंदाल, इनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। गुलबदन बानो बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी, किसके द्वारा की गई थी? गुलबदन बानो बेगम। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी। इनके भाई बहन यानी 3 भाई थे और 1 बहन थी। 3 भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल। कामरान और अस्करी दोनों जो है गुलबदन बेगम के पुत्र थे। किसके? गुलबदन बेगम के पुत्र थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदाल की, हिंदाल किसके पुत्र थे? दिलदार बेगम के। किसके? दिलदार बेगम। दिलदार बेगम के पुत्र थे हिंदाल। और कामरान और अस्करी दोनों किसके पुत्र हैं? गुलबदन बेगम के। और गुलबदन बानो बेगम इनकी एक बहन थी जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो इस तरह से 4 भाई बहन और थे इनके। हुमायूं के अलावा कौन कौन से हो जाएंगे? 3 इनके भाई हैं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। गुलबदन बानो बेगम जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने क्या किया था? हुमायूं नामा की रचना की थी। अगर हम बात करें कि ये कहां कहां के शासक थे, तो कामरान को कौन सा? कंधार और काबुल। कंधार
और काबुल। कहा जाता है कि जो हुमायूं है उसने अपना जो साम्राज्य था अपने भाई बहनों में बांट दिया था और इसी वजह से उसका जो साम्राज्य है वो अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है, जो कि हुमायूं की हार का काफी बड़ा कारण बनता है। तो कौन कौन से एरिया थे, कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर उसके जो भाई बहन हैं उनको अपना साम्राज्य उसने दिया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कामरान की। कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संबल वाला एरिया, कौन सा एरिया हो जाएगा, संबल वाला एरिया किसके द्वारा दिया गया था, हुमायूं के द्वारा दिया गया था। हिंदाल जो है मेवात वाला क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा, मेवात वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, मेवात वाला क्षेत्र। तो इस तरह से इसने अपने तीनों भाइयों में अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको बांट दिया था। कामरान जो गुलरुख बेगम के पुत्र थे उन्हें कंधार और काबुल, आप इसको याद रख सकते हैं, कैसे कामरान और कैसे कंधार और काबुल। अस्करी को संबल वाला और हिंदाल को मेवात वाला क्षेत्र दिया गया था। अलग अलग जो है क्षेत्रों को अपने भाइयों में बांटा भी था। हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ छोटे छोटे आक्रमण जो हुमायूं के द्वारा किए गए थे वहां से पहले देख लेते हैं। कलिंजर पर आक्रमण, कलिंजर पर आक्रमण कब करता है, तो कलिंजर पर हुमायूं आक्रमण करता है 1531 में। कब करता है, 1531 में कलिंजर पर हुमायूं के द्वारा आक्रमण किया जाता है, लेकिन वह इस पर अधिकार नहीं करता है। किस पे, कलिंजर पर केवल आक्रमण करता है और वहां से क्या करता है, लूटपाट और क्षतिपूर्ति से जो धन की प्राप्ति उसे होती है, लूटपाट और क्षतिपूर्ति से इसको जो धन की प्राप्ति होती है उसको लेकर वो क्या करता है कि वापस आ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कलिंजर पर आक्रमण करने के बाद भी उस पर अधिकार ना करना हुमायूं की बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो इस पर अधिकार कर लेता है तो कलिंजर के द्वारा बाद में जो इसके ऊपर इसके साथ फिर से इसका जो विरोधी बनता है ऐसा नहीं होता, लेकिन इस पर आक्रमण करके वो वापस लौट जाता है अपनी क्षतिपूर्ति और धन से जो लूटपाट से जो धन प्राप्त होता है उसको लेकर। कब होता है, 1531 में। उसके बाद में द्वितीय युद्ध कब होता है, दोहरिया का युद्ध। दोहरिया पर जब ये आक्रमण करता है उसके अगले ही साल कब करता है, 1532 में। कब होता है, 1532 में। ये किस किस के बीच में होता है, तो ये होगा आपका हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोदी। किस किस के बीच में होता है, महमूद लोदी के बीच में होता है दोहरिया का युद्ध। उसके बाद में फिर से ये आगे की तरफ बढ़ता है, यानी हम देखते हैं कि जो हुमायूं है कहाँ पे है, आगरा वाले क्षेत्र में है, लेकिन जैसे ही वह बिहार की तरफ बढ़ता है तो वहां पे चुनारगढ़ का वो घेरा कर लेता है। कब करता है, 1532 में करता है। और यहाँ पर भी वो क्या करता है, इस पर अधिकार नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब चुनारगढ़ का घेरा हुमायूं करता है तो यहाँ पे शेर खां, कौन होता है, शेर खां, जो कि मोहम्मद लोदी का सेनापति होता है, उसके साथ उसकी भिड़त होती है, लेकिन वहां पर भी वो आक्रमण करके वापस आ जाता है। यहाँ पे शेर खां के द्वारा उसके भाई, शेर खां का भाई कौन होता है, कुतुब खां, यहाँ पे भी वो फिर से संधि कर लेता है। और संधि करने के बाद यहां से भी उसे काफी धन की प्राप्ति होती है। कहां से, चुनारगढ़ का जब वो घेरा करता है 1532 में, तो यहां से जब उसको काफी धन की प्राप्ति होती है, इस पे अधिकार नहीं करता है, तो काफी धन और शेर खां के भाई कुतुब खां, जिसको शेर खां किसको सौंप देता है, कुतुब खां को हुमायूं को सौंप देता है, उसको लेकर वो क्या करता है, वापिस आ जाता है। और ये भी बाद में इस पर अधिकार ना करना भी हुमायूं के लिए बहुत बड़ा जो है घाटे का सौदा रहता है, क्योंकि
हुमायूं के द्वारा पहले शुरू में जितने भी आक्रमण किए जाते हैं वहां से वो धन की प्राप्ति करके वापस लौट जाता है, न कि उन पे अधिकार करता है, और वही क्षेत्र बाद में हुमायूं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में बहादुर शाह से उसका संघर्ष होता है। किसके साथ? बहादुर शाह से। कौन से एरिया में होता है बहादुर शाह? गुजरात वाले एरिया में होता है। कहां पे होता है? गुजरात वाले एरिया में होता है। कब करता है? तो 1535 से 1536 के बीच में होता है। कौन सा जो संघर्ष है? बहादुर शाह के साथ उसका संघर्ष होता है। कौन से एरिया में है? तो हम देखते हैं कि गुजरात वाले एरिया में है। बहादुर शाह के साथ जब संघर्ष होता है तो हुमायूं गुजरात और मालवा, कौन कौन से क्षेत्रों को? गुजरात और मालवा वाले क्षेत्रों को जीत लेता है। कौन कौन से क्षेत्रों को? गुजरात और मालवा वाले क्षेत्रों को जीत लेता है। लेकिन एक ही साल में क्या होता है? ये दोनों फिर से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। कौन? गुजरात और मालवा फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं। यहां पे भी हुमायूं के द्वारा बहादुर शाह से जब संघर्ष होता है तो बहादुर शाह बच जाता है, यानी वो यहाँ पे उसकी मृत्यु नहीं होती है, और बाद में फिर से वह हुमायूं के खिलाफ खड़ा हो जाता है। एक बार फिर से वह चुनारगढ़ की विजय करता है 1538 में। यहां से जाने के बाद जब वह वापस जाता है तो वह देखता है कि जब वह पहले वो कहां पे आक्रमण कर रहा है? पहले वह आगरा से किस तरफ बढ़ रहा था? बिहार की तरफ बढ़ रहा था। कलिंजर पर आक्रमण कर रहा है, दोहरिया का युद्ध लड़ रहा है, चुनारगढ़ का घेरा करता है। लेकिन उसके बाद में फिर वो कहाँ आ रहा है? गुजरात वाली साइड में आ रहा है बहादुर शाह से संघर्ष करने के लिए, और मालवा और गुजरात पर जीत हासिल कर लेता है। लेकिन जब वो वापस आगरा पहुंचता है तो वो देखता है कि बिहार में शेर शाह सूरी काफी जो एक शक्तिशाली शासक बन रहा है, तो वो चीज जो है उसको बर्दाश्त नहीं होती है, और वो फिर से कहां पे आक्रमण करता है? चुनारगढ़ पे, और चुनारगढ़ के किले पे क्या होता है? विजय प्राप्त कर लेता है। कब? 1538 में। और जैसे ही वह चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करता है उसका हौसला बुलंद हो जाता है। लेकिन तब तक शेर शाह सूरी बंगाल वाले एरिया पर भी आक्रमण करके उसको जीत लेता है। उसकी शक्तियां काफी बढ़ जाती है और वो जो है उसकी सेना काफी शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हुमायूं का हौसला बढ़ चुका है और इसीलिए वो फिर से आगे बढ़ता है। किस पर आक्रमण करने के लिए? शेर शाह सूरी पर आक्रमण करने के लिए। और इन दोनों के बीच में जब वो आगे बढ़ता है तो वहां पर शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है। कब होता है? 1539 में। यहां से हमेशा जो है किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है चौसा के युद्ध के बारे में। किस किस के बीच में होता है चौसा का युद्ध? तो चौसा का युद्ध किस किस के बीच में होगा? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। शेर शाह सूरी जिसके बारे में हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चौसा का युद्ध किसके बीच में होता है? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है। कब होता है? 1539 में होता है। और जब चौसा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं की हार होती है, शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हरा दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में शेर शाह सूरी जो है गंगा नदी में घोड़े सहित कूद जाता है और उसकी जान जो है एक निजाम नामक चिश्ती के द्वारा बचाई जाती है, और वो फिर से वापस दिल्ली आ जाता है, दिल्ली वाले क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन जो शेर शाह सूरी होता है वो फिर से इसका पीछा करते हुए आता है, और बाद में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है। कब होता है? 1540 में होता है। कब होगा? 1540 में बिलग्राम का युद्ध होगा। और इस युद्ध में फिर से क्या होता है? ये भी किसके बीच में हो रहा है? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। किस किस के बीच में? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हो रहा है। कब हो रहा है? 1540 में। कन्नौज का युद्ध जिसे क्या बोला जाता है? इसे बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। किसे? कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे संघर्ष हुमायूं के चलते रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध।
1539 और 1540 में 2 युद्ध होते हैं और इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं की हार होती है और बिलग्राम के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है और हुमायूं कहाँ चला जाता है, वापस भागकर अपने भाई, इसका भाई कौन था, हिंदाल। इससे पहले हमने देखा था ना, इसका एक भाई होता है हिंदाल, इसके पास ये चला जाता है। और उसके बाद में 1540 तक, इससे पहले भी शुरू में मैंने आपको बताया था, शुरू में 1530 से 1540 तक इसका शासन रहता है। दोबारा कब आता है, 1555 में आता है। तो 1540 के आगे के टाइम की अगर हम बात करें, 1540 से 1555, जिसको हम कहेंगे निष्कासित जीवन ये जीता है। कहां पे रहेगा, अपने भाई हिंदाल के यहां। कहां पे, अपने भाई हिंदाल के यहां, क्योंकि बाकी के जो 2 भाई इसके होते हैं वो इसको शरण नहीं देते हैं और अपने भाई हिंदाल के यहाँ पे रहता है। 15 वर्षों का जो इसका निष्कासित जीवन होता है और वहीं पे इसका विवाह होता है। कहाँ पे होगा इसका विवाह, तो इसका विवाह होता है 1541 ईस्वी में। किसके साथ होता है, 1500 विवाह होगा 1541 में। किसके साथ होता है, तो हिंदाल के गुरु, हिंदाल के गुरु कौन होते हैं, मीर अली अकबर। कौन होंगे, मीर अली अकबर। इन्हीं की पुत्री कौन होती है, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के साथ किसका विवाह होता है, हुमायूं का विवाह होता है। और जब इसका विवाह हो जाता है, ये बाद में इसके पुत्र का क्या नाम होता है, अकबर। हुमायूं बाद में फिर से पुनः दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है। इसके लिए उसकी सहायता कौन करता है, ईरान के शासक। लेकिन ईरान के शासक इसकी सहायता किस शर्त पर करते हैं, शिया बनने की शर्त पर। किसके द्वारा, हुमायूं की सहायता किसके द्वारा की जाती है, तो हुमायूं की सहायता कौन करता है, ईरान के शासक। ईरान के शासक के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ईरान के शासक के द्वारा किस शर्त पर की जाती है, तो ये की जाती है शिया बनने की शर्त पर, शिया बनने की शर्त पर। हम देखते हैं कि जो हुमायूं था कौन किससे संबंधित था, सुन्नी धर्म से। मुस्लिम में हम देखते हैं कि शिया और सुन्नी 2 संप्रदायों में मुस्लिम धर्म बंटा हुआ है। हुमायूं जो था वो सुन्नी धर्म से संबंधित था, लेकिन ईरान के शासक उसका इसी शर्त पे सहायता करते हैं कि अगर तुम शिया धर्म अपनाते हो तो हम आपकी सहायता करेंगे। और उन्हीं से सहायता पाकर भारत पर ये पुनः आक्रमण जो है, दिल्ली पर पुनः आक्रमण करता है। और कब करता है, 1555 में करता है। कब करेगा, 1555 में। और कहां, कौन सा युद्ध होगा भारत पर विजय, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है जिसमें जीत हासिल करके यह पुनः भारत विजय करता है। कौन सा युद्ध होगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा। और 1 साल बाद ही 1555 में क्या कर रहा है, ये भारत पे आक्रमण कर रहा है। और 1556 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1555 में हो जाती है। लेकिन यहां से आपको पता होना चाहिए कि मच्छीवाड़ा का जो युद्ध होता है इसमें ये पंजाब पर अधिकार करता है। पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतकर पंजाब पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि हुमायूं जब तक वापस भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है तब तक शेरशाह सूरी की जो होती है मृत्यु हो चुकी होती है। और उसका जो वंशज होते हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। और भारत पर जब आक्रमण करता है तो भारत में सिकंदर सूर
यानी शेरशाह सूरी के ही आगे वंशज सिकंदर सूर जो होता है वो हुमायूं से हार जाता है और उसके बाद में दिल्ली पर फिर से किसका अधिकार हो जाता है? हुमायूं का अधिकार हो जाता है। और 1556 में दीन पनाह, किसे? दीन पनाह पुस्तकालय दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और इस पुस्तकालय का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया जाता है? हुमायूं के द्वारा। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस पुस्तकालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? हुमायूं के द्वारा करवाया जाता है, जहां से गिरकर, उनकी सीढ़ियों से गिरकर ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है हुमायूं के बारे में। ज्योतिष में क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि ज्योतिष में विश्वास रखने वाला मुगल शासक, ज्योतिष में विश्वास रखने वाला मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हुमायूं। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा मुगल शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जो ज्योतिष विद्या में भी विश्वास रखता था। तो इसका जन्म कहाँ होता है? इसके जो शुरू का इसका नाम होता है, वास्तविक नाम जिसे हम कहेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता इसके बाबर, माता महम बेगम। जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में होता है। और उसके बाद राज्याभिषेक कहाँ पे हो रहा है? आगरा में हो रहा है 30 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात जो है इसका राज्याभिषेक होता है, जिसके 3 भाई और 1 बहन होते हैं। तीनों भाइयों में ये अलग अलग क्षेत्रों को बांट देता है। और गुलबदन बेगम जो इसकी बहन होती है, जिसके द्वारा हुमायूं नामा की रचना की जाती है। उसके बाद इसके कुछ संघर्ष हैं जो हुमायूं के द्वारा किए जाते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से बनते हैं? चौसा का युद्ध और जो आपका कनौज या बिलग्राम का युद्ध जिसे हम कहेंगे, कब होते हैं? 1539 और 1540 दोनों ही युद्धों में हुमायूं की हार होती है। कौन कौन से में? चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। उसके बाद में 15 वर्षों तक हुमायूं को भारत से यानी दिल्ली से बाहर रहना पड़ता है। भारत से नहीं हम कह सकते, दिल्ली से बाहर रहना पड़ेगा। और फिर से जब वो वापस आता है 1556 में, तो सिकंदर सूर के साथ, जो सिकंदर सूर जो शेरशाह सूरी के वंशज होते हैं, उनको हरा देता है और फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और 1556 में उसके 1 साल बाद ही हुमायूं की दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस टाइम जब वो उसकी मृत्यु होती है, उसका पुत्र अकबर जो है 14 ही वर्ष का होता है और उसके बाद उसका पुत्र जो है शासक बनता है। और जब भारत पर फिर से पुनः आक्रमण हुमायूं के द्वारा किया जाता है, तो उसका वजीर या उसका प्रधानमंत्री कौन होता है? बैरम खान होता है। कौन होगा? बैरम खान, जहां से जो कि आगे जाकर अकबर का प्रधानमंत्री बनता है। और जिसको अकबर को जब शासन, क्योंकि अकबर को जब शासन गद्दी संभाली जाती है तो वो बहुत ही कम उम्र का होता है, तो पूरा शासन किसके नेतृत्व में चलता है? बैरम खान के नेतृत्व में चलता है अकबर, जिसके बारे में हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, जो कि हुमायूं का समकालीन होता है, जो हुमायूं को हराता है, जिसके द्वारा जीटी रोड का निर्माण किया जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं शेरशाह सूरी के बारे में कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक था जिसने कुछ समय के लिए मुगलों को पूरी तरह से यहाँ से दिल्ली से खदेड़ दिया था।
तो कल की क्लास में शेरशाह सूरी के बारे में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हुमायूं के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से युद्धों में वो भाग लेता है, कितने वर्षों तक वो भारत पे शासन करता है। इस क्लास को देखने के बाद इस टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।